देखिए आज का हमारा टॉपिक है विवर्तन। विवर्तन जैसे प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं आपने पढ़ी, प्रकाश के परावर्तन को पढ़ा, प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ा, प्रकाश में डिस्पर्सन आपने पढ़ा जिसे वर्ण विक्षेपण कहते थे आप, उसके बाद आपने व्यतिकरण को पढ़ा और अब बात करते हैं हम विवर्तन की। प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन ये जो चीजें आपने पढ़ी उसमें आप ये मान के चल रहे कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है, लेकिन विवर्तन टॉपिक थोड़ा सा हम करती है। विवर्तन में क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई द्वारक को अंग्रेजी में अपार्चर कहते हैं और ऑब्स्टेकल यानी कोई रुकावट, आप कोई द्वारक या रुकावट आप लेकर के चल रहे हैं, एक अपार्चर या ऑब्स्टेकल लेकर के आप चल रहे हैं, तो सिचुएशन उस पर ये होती है जैसे मान लीजिए ये कोई रुकावट है और इधर से ये प्रकाश आ रहा है आपका, तो प्रकाश आ रहा है, ये रुकावट आ गई, तो इसके पीछे ये हो जाएगा ज्यामितीय छाया क्षेत्र, यानी यहां पर इसकी छाया या परछाई आपको दिखाई देगी। ऐसे ही अगर कोई द्वारक है तो प्रकाश ऐसे करके सीधा चला जाएगा द्वारक में होकर के, लेकिन ऊपर ये जो प्रकाश आएगा तो ये यहां पर रोक दिया गया उसके द्वारा, और नीचे वाला प्रकाश भी रोक दिया गया। इसका मतलब अब ये जो क्षेत्र होगा ये वाला या फिर ये वाला जो क्षेत्र होगा इसको बोलोगे ज्यामितीय छाया क्षेत्र, यानी वहां पर परछाई बन जाएगी उसकी, ये आप जानते हो नॉर्मल बात है ये। लेकिन अगर इसके साइज को मान के चलिए हम स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं, इसके साइज को स्मॉल ए से लेकर के चल रहे हैं और यहां साइज को हम छोटा करते चले जाएं और छोटा करते करते इसका जो साइज है ये वेवलेंथ के ऑर्डर का हो जाए, या आप ऐसे भी कह सकते हो a = 3/2 लैम्डा, यहां तक के ऑर्डर की बात कर ले आप, 1.5 लैम्डा तक की बात करें, ठीक है ना, यानी बहुत छोटा कर दिया। आप अच्छी तरह से जानते हो वेवलेंथ का मतलब है प्रकाश की तरंग होती है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। अगर आप उसको वैसे करोगे तो 4 × 10⁻⁷ से लेकर के 8 × 10⁻⁷ मीटर तक, और -7 मीटर कितना छोटा होता है आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। इसका मतलब इतने छोटे द्वारक की या फिर इतने छोटे ऑब्स्टेकल की आपको आवश्यकता है, और डेली लाइफ में इतने छोटे द्वारक या रुकावट मिलना आसान काम नहीं होता है। बात को समझने की कोशिश कर रहे हो ना, डेली लाइफ में इतना छोटा जिसे हम तो आंख से भी नहीं देख पा रहे, तो इतना छोटा द्वारक मिलना आसान काम नहीं है। तो जब अगर ऐसा हो जाए कि उसका आकार वेवलेंथ के रेंज में आ जाए, यानी 3/2 लैम्डा के ऑर्डर का आ जाए, तो क्या देखते हैं कि ये जो ज्यामितीय छाया क्षेत्र होता है, यहां पर अब ज्यामितीय छाया क्षेत्र नहीं रहता, यहां पर भी प्रकाश पहुंच जाता है। यानी अगर आकार को इतना छोटा कर दें हम तो ज्यामितीय छाया क्षेत्र में भी प्रकाश दिखाई देने लगता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ऐसा कैसे हो गया, जहां ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन होना चाहिए था, जहां ज्यामितीय छाया क्षेत्र होना चाहिए था, जहां परछाई दिखाई देनी चाहिए थी, वहां प्रकाश कैसे पहुंच गया। ठीक है, तो फिर यही विवर्तन है, यानी प्रकाश का अब जाता कैसे ये भी समझना है। तो ये जो आपने द्वारक ऑब्स्टेकल लिया या आपने ये जो द्वारक लिया, प्रकाश इनके किनारों से बेंड हो जाता है। प्रकाश जैसे ये जा रहा था यहां से, तो इसके किनारे से ये बेंड हो गया, ये यहां से इसके किनारे से बेंड हो गया और बेंड होकर के किसमें चला गया, ज्यामितीय छाया क्षेत्र में चला गया। या फिर ऐसे यहां से आ रहा था तो इससे बेंड हो गया, इस वाले से बेंड हो गया और बेंड होकर के कहां चला गया, ज्यामितीय छाया क्षेत्र में चला गया। यही घटना जो होती है जिसे विवर्तन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक लाइन में अगर आप परिभाषा देना चाहते हो विवर्तन की, डिफ्रैक्शन को एक लाइन में अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो सिंपल सा बस आप बताओगे किसी अपार्चर और ऑब्स्टेकल के किनारे से प्रकाश तरंग का मुड़ना या प्रकाश का मुड़ना और मुड़ करके कहां चले जाना, ज्यामितीय छाया क्षेत्र में चले जाना ही विवर्तन कहलाता है। और इतना भी न बताओ तो बस ये कह देना कि किसी भी रुकावट या द्वारक के किनारे से प्रकाश का मुड़ जाने की जो घटना होती है उसी को हम विवर्तन कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब ये तो तुम जान ही रहे हो कि मुड़ करके कहां जाएगा, वो मुड़ करके ज्यामितीय छाया क्षेत्र में जाएगा। सिंपल सी एक लाइन, प्रकाश का किसी के किनारे से
मुड़ जाने की घटना विवर्तन है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश इस हिसाब से प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चल रहा भाई, वो तो मुड़ गया वहां से, इसका मतलब सीधी रेखा में नहीं चल रहा प्रकाश। उसको और भी आगे हम उस पर डिस्कस करेंगे जब फ्रेस्नेल डिस्टेंस की बात करेंगे, तो वहां पर आएगा भाई कि जो रे ऑप्टिक्स जहां तक वैलिड होती है और कहां वो वैलिड नहीं होती है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल विवर्तन को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझे। तो पहली बात, तो विवर्तन के लिए जो आवश्यक कंडीशन हो गई, वो ए की जो वैल्यू है वो 3/2 लैम्डा से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ए इससे या तो छोटा हो या फिर इसके इक्वल हो। ए इज लेस देन इक्वल टू 3/2 लैम्डा, यानी 1.5 लैम्डा। 3/2 का मतलब आप इसको चाहें तो 1.5 लैम्डा भी लिख सकते हो। ठीक है ना। अगर हमारा साइड इस आकार का होगा तो आपको ऐसा ज्यामितीय छाया क्षेत्र में भी प्रकाश दिखाई देने लग जाएगा, विवर्तन प्रतिरूप दिखाई देने लग जाएगा। जैसे आप वहां कहते थे इंटरफियरेंस पैटर्न, और यहां पर कहोगे फिर उसको डिफ्रैक्शन पैटर्न। और उसमें क्या दिखता है, उसको अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली उस चीज को फिर देखा जाएगा, वहीं से उसको समझा जाएगा। अब ये बात आती है कि भाई इतने छोटे द्वारक या अपार्चर लाए कहां से जाएं। तो इसके लिए आप अगर वैसे देखना चाहते हो, वैसे तो नॉर्मली मिलते नहीं है भाई। वैसे अगर आप इस प्रैक्टिकल को करना चाहते हैं तो आप 2 ब्लेड लीजिए, ठीक है, और ब्लेड का जो किनारा होता है बहुत शार्प होता है, और 2 ब्लेड लेकर के उनके आपस में दोनों किनारों को टच कर दो, ऐसे करके वो टच हो जाएंगे। हमें तो लगेगा कि बिल्कुल टच हो गए, मिल गए, अब उनके बीच में कोई गैप नहीं। देखिए एक्चुअल में हमारी आंखों की एक लिमिट है। जो चीज हमें चिकनी दिखाई देती है जरूरी नहीं है कि वो एकदम चिकनी हो। फ्रिक्शन में भी आपने ये चीज पढ़ी थी, हमें स्मूथ दिख रहा है, लेकिन अगर उसी को किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप वगैरह से देखें तो उसमें भी तुम्हें अनियमितताएं दिखाई देंगी, वो भी ऊबड़ खाबड़ दिखाई देगा। आपने देखा होगा जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर वैद्य वगैरह होते हैं उनके पास जाते हैं, तो अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से अपनी स्किन को ही देखते हैं तो वो स्किन भी हमें बड़ी अजीब सी, और उसमें भी गड्ढे बड्ढे से दिखाई देने लगते हैं। जो स्किन दिख रही है इसमें भी बहुत सारे ऐसे लगता है बहुत बड़े गड्ढे, क्योंकि हल्का सा भी जो गड्ढा दिख रहा है वो उसमें और बड़ा होके दिखने लग जाता है। तो कुल मिलाकर के जो चीज हमें जैसी दिख रही है जरूरी नहीं है वो वैसी है। कोई सरफेस भले हमें स्मूथ दिख रही है लेकिन उसमें भी इरेगुलरिटीज होती है। भले हमें ऐसे लग रहा है कि 2 ब्लेडों को हमने बिल्कुल आपस में ऐसे मिला दिया है और हमें लग रहा है उनके बीच में कोई गैप नहीं है, लेकिन वहां गैप हो सकता है जिसे हम अपनी आंख से नहीं देख पा रहे, और वास्तव में वही गैप एक तरह से इस ऑर्डर का आ सकता है। और फिर उस पर लाइट डाली जाए तो उसमें से होकर के लाइट निकलेगी, और जहां ज्यामितीय छाया क्षेत्र यानी उसके किनारों से लाइट बेंड हो जाएगी और तुम्हें वहां पर विवर्तन प्रतिरूप दिखाई देने लग जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं? आप इस तरह से विवर्तन को समझ सकते हो। लेजर लाइट डाल करके आपको एक स्क्रीन और लगा दोगे तो स्क्रीन पे तुम्हें उसका, स्क्रीन का मतलब सिंपल कोई भी चीज, आप एक कॉपी ले लो, एक कागज ले लो कोई किसी तरीके का, उसको आप लगा दो आगे, तो उस पर आपको विवर्तन प्रतिरूप दिखाई दे जाएगा। उस पर एक पैटर्न बनता हुआ तुम्हें दिखाई देगा, और वो जब तुम पैटर्न को देखोगे तभी क्लियर होगा कि भाई पैटर्न बनता कैसे है। ठीक है ना। तो विवर्तन का मतलब है द्वारक या रुकावट के किनारों से प्रकाश का मुड़ जाना, ये विवर्तन है। केवल मुड़ जाना ये विवर्तन है। लेकिन पैटर्न की जो हम बात कर रहे हैं, जो विवर्तन पैटर्न हमें उस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो वास्तव में व्यतिकरण की वजह से होता है। विवर्तन तो बस इतना है कि ज्यामितीय छाया क्षेत्र में भी लाइट पहुंच गई है, लेकिन किरणें आपस में मिलकर के कर क्या रही हैं? व्यतिकरण कर रही हैं, और व्यतिकरण के कारण वहां पर एक प्रतिरूप बन रहा है, एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो उसकी भी चर्चा हम करेंगे। अब लेकिन बात करते हैं कि भाई ये जो विवर्तन होता है ये कितने तरीके का होता है। तो विवर्तन की बात की जाए तो विवर्तन आपका 2 तरीके का है। पहला फ्रेस्नेल और दूसरा फ्रॉनहोफर। तो फ्रेस्नेल की मैं अगर बात करूं और दूसरा है फ्रॉनहोफर। दोनों को समझने की कोशिश करिए, इनमें बहुत ज्यादा नहीं है समझाने के लिए। देखिए होता क्या है, एक आपने लिया सोर्स, और सोर्स के बाद एक लोगे आप अपार्चर या ऑब्स्टेकल, जिसको स्लिट बोला जाएगा।
क्या बोला जाएगा उसको? स्लिट। मान लीजिए आपने ये लिया और इसको आप स्लिट का नाम दे रहे हो, स्लिट। स्लिट का मतलब झिर्री। जैसे आपने व्याकरण में पढ़ा तो वहां आता था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विरेखा छिद्र, सही है ना? तो दो झिर्रियां थी वहां पे, S1 और S2, और यहां पर सिंगल स्लिट, क्योंकि एक ही है तो उसको कहते हैं एकल झिर्री, ठीक है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेस्नेल विवर्तन में क्या होता है, जो हम सोर्स लेते हैं, मान लीजिए हमने एक सोर्स यहां लिया, सोर्स कैसा होना चाहिए? मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक वर्णीय, उसके अंदर 4000 से 8000 वाली सारी तरंगें नहीं होनी चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर तरंग का प्रकाश होना चाहिए। जैसे तुमने कहा कि 5500 एंगस्ट्रॉम का, आपने कहा 4900 एंगस्ट्रॉम का, इस तरह से किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ वाला प्रकाश वहां पर होना चाहिए, उसको कहते हैं एक वर्णीय। तो ये आपने एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लिया, इधर आपने क्या लिया? एक स्लिट ली, जिसको आप अपर्चर कह रहे हो, एक द्वारक के रूप में ले रहे हो, और ये आपने एक पर्दा लिया जिसको आप स्क्रीन कह रहे हैं, ये पर्दा हो गया, ये आपका द्वारक हो गया, और ये आपका प्रकाश का स्रोत हो गया। तो अब बात आ रही है कि भाई फ्रेस्नेल विवर्तन क्या है? तो फ्रेस्नेल विवर्तन में आपको बताना है कि इस द्वारक से या स्लिट से स्रोत की और पर्दे की जो दूरी होती है वो सीमित होती है। इनकी जो दूरी है वो सीमित है, फाइनाइट है, वो इनफाइनाइट नहीं है, वो एक लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है। जब दूरियां सीमित होंगी तो इन पर प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए तुम्हें किसी भी प्रकार के लेंस की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि दूरी सीमित है। हमें व्यतिकरण प्रतिरूप, वैसे तो विवर्तन हो रहा है लेकिन विवर्तन में भी व्यतिकरण होता है, तो वो फिर विवर्तन प्रतिरूप कह लो उसको, चाहे व्यतिकरण प्रतिरूप कह लीजिए, वो आपको स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगा। यानी आपको फ्रेस्नेल विवर्तन को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के लेंस की आवश्यकता नहीं होगी। तो सबसे पहला पॉइंट आपको डेफिनेशन में यही देना है कि फ्रेस्नेल विवर्तन में स्लिट से यानी द्वारक से स्रोत और पर्दे की जो दूरियां होती हैं वो सीमित होती हैं, जिसके कारण हमें किसी भी प्रकार के लेंस की आवश्यकता नहीं होती। और दूसरी बात, इस कंडीशन में जो स्रोत लिया जाता है वो बिंदु स्रोत होता है, वो पॉइंट सोर्स होता है, बिंदु स्रोत होता है। और स्रोत अगर बिंदु होगा तो उससे चलने वाला जो तरंगाग्र होगा वो फिर तरंगाग्र आपका गोलीय तरंगाग्र होता है। तो डेफिनेशन में बात समझिए, कितने पॉइंट आए हमारे? डेफिनेशन में 4 पॉइंट आए हमारे। पहली बात आपको बताना है कि द्वारक से स्रोत और पर्दे की जो दूरी होगी वो सीमित होगी, इसलिए हमें किसी लेंस की आवश्यकता नहीं है। 2 बातें हो गई, दूरियां सीमित, लेंस की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, स्रोत बिंदु स्रोत होगा तो चलने वाला जो तरंगाग्र होगा वो गोलीय तरंगाग्र होगा। केवल फ्रेस्नेल विवर्तन में आपको इतना बताना है। इसके बाद बात आती है फ्रॉनहोफर विवर्तन की। फ्रॉनहोफर में बस कंपैरिजन करते हुए डेफिनेशन देंगे। अब आप बताओगे द्वारक से स्रोत और पर्दे की जो दूरी होती है वो इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि यहां से हम चले गए, ऐसा चलते जा रहे हैं मून तक, ऐसा नहीं होता है। वो चीजें रेस्पेक्ट में बोली जाती है, मतलब कंपैरेटिवली एक लार्ज डिस्टेंस है, एक बड़ी डिस्टेंस है। तो जब दूरियां उसकी ज्यादा होती है, इससे इसकी और इससे इसकी, तो फिर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए तुमको लेंसों की जरूरत पड़ती है, और वो लेंस होते हैं उत्तल लेंस। और फिर सिचुएशन कैसे बनाते हैं इस केस में फ्रॉनहोफर विवर्तन में, कि ये आपका सोर्स है, ये अपर्चर है, और ये आपका स्क्रीन है, ये पर्दा है। तो लेंसों की जरूरत होगी तो उत्तल लेंस लेंगे दोनों ही, और लेंस ऐसे लेंगे कि ये स्रोत उस लेंस के फोकस पे रखा हो, तो ये उसके फोकस पे रखा होगा, तो इससे चलने वाली जो प्रकाश किरणें होगी, तो फोकस से आने वाली प्रकाश किरण कैसी हो जाती है? समांतर हो जाती है। तो इससे जाने वाली प्रकाश किरणें समांतर हो जाएंगी। अब समांतर हो रही है, ये द्वारक लेके चल रही है, मान लीजिए इस द्वारक से ऐसे चली गई, अब द्वारक से आगे चली गई। अब स्क्रीन पे हमें क्या बनाना है? प्रतिबिंब बनाना है एक तरह से। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए दूरियां अनंत है, इसका मतलब फिर से एक आपने उत्तल लेंस लगा दिया, और उत्तल लेंस के अब की बार जो पर्दा है उस पर्दे को इस उत्तल लेंस के फोकस पे रख दिया, तो इस पे जो पैरेलल आने वाली रेज होंगी वो फिर से फोकस पे जाकर के क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। तो इस तरह से वहां पे प्रतिबिंब आपको बन जाएगा। तो बात को समझने की कोशिश करिए। यानी यहां पर आप कह रहे थे द्वारक से
स्रोत और पर्दे की दूरी सीमित है, इसलिए किसी लेंस की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहां पर द्वारक से स्रोत और पर्दे की दूरी असीमित है, इसलिए हमें उत्तल लेंसों की आवश्यकता पड़ती है। और दो उत्तल लेंस लगा लेते हैं। एक उत्तल लेंस ऐसा लेते हैं कि स्रोत उसके फोकस पे रखा हो, और दूसरा ऐसा लेते हैं कि ये पर्दा जो है वो उसके फोकस पे रखा हो, जिससे इजीली यहां से चलने वाली जो तरंगे हैं वो आपस में समांतर हो जाए और फिर इस पर समांतर आने वाली किरणें उसके फोकस पर मिलकर के प्रतिबिंब बना दें। अब इसमें ये ध्यान रखना है भाई कि ये तो इस लेंस की वजह से क्या हो गया, ये तो गोलीय तरंग आकर चल रहा था यहां से, लेकिन अब वो प्लेन में बदल गया। तो एक तरह से आप स्रोत को कह सकते हो कि सिलिंड्रिकल स्रोत हो सकता है। यहां पर बिंदु स्रोत की वजह कैसा हो सकता है, सिलिंड्रिकल, बेलनाकार स्रोत हो सकता है, ठीक है ना। तो स्रोत आप बेलनाकार बोल सकते हो, इसमें बेलनाकार स्रोत की जरूरत पड़ती है, और बिंदु बेलनाकार बेफ्रंट तरंगाग्र की आवश्यकता पड़ती है। और बेलनाकार तरंगाग्र किस स्रोत से चलता है, वो स्लिट से, जिसको बोला जाता था रेखीय स्रोत। तो इसमें जो स्रोत होता है वो रेखीय, और तरंगाग्र जो होता है वो बेलनाकार। तो चार बातें हैं, दोनों को डिफाइन करने के लिए चारों बातों का ध्यान रखना है कि भाई इनमें द्वारक से स्रोत और पर्दे की दूरी सीमित है, किसी लेंस की आवश्यकता नहीं है, स्रोत बिंदु स्रोत है, तरंगाग्र गोलीय है। इसमें आप बता दो कि यहाँ पर द्वारक से स्रोत और पर्दे की दूरी असीमित है, इसलिए दो उत्तल लेंसों की आवश्यकता पड़ी, और स्रोत आपका कैसा रेखीय स्रोत है, और तरंगाग्र आपका बेलनाकार है। बस ये चीजें आपको बतानी है, उसमें और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो मेन टॉपिक है हमारा वो है फ्रॉनहोफर विवर्तन, और वो भी ड्यू टू सिंगल स्लिट। सिंगल का मतलब एक, ये जो द्वारक लेकर के आप चल रहे हैं। तो जो मेन आपका टॉपिक है उस पे अब आइए आप, और वास्तव में एग्जाम में जो टॉपिक पूछा जाता है, वैसे देखिए एग्जाम में कभी कभी सिंपल विवर्तन की परिभाषा पूछ ली जाती है, या ये कितने प्रकार का है, फ्रेस्नेल विवर्तन क्या है, फ्रॉनहोफर क्या है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो वो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो बड़े क्वेश्चन में यही आएगा आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, यानी एकल झिल्ली से फ्रॉनहोफर विवर्तन। तो अब हम एकल झिल्ली से यानी सिंगल स्लिट से फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, और टॉपिक थोड़ा बड़ा है, बड़ा टॉपिक है और प्रैक्टिकल है एक तरह से। इसलिए पहले हम ये देखेंगे कि प्रैक्टिकल में हो क्या रहा है, और जब प्रैक्टिकल का हमें पता चल जाएगा कि भाई ये चीज हो रही है, तब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्रॉनहोफर विवर्तन का ये जो प्रैक्टिकल है उसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को अरेंज कर लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या है, एक आपने स्रोत ले लिया, ये स्रोत हो गया, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है ये। इसके बाद आपने इस स्रोत को किसी लेंस के फोकस पर रख लिया, मान लीजिए कोई लेंस है L1 और ये स्रोत उसके फोकस पे रखा हुआ है। इससे आप ऐसे करके 2 किरणें 3 किरणें दिखा देना, ये उसके फोकस पर रखा हुआ है, तो ये जो किरणें जाएंगी फोकस पर है, तो अब इससे जाने वाली आगे किरणें क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। अब आप इन किरणों को समांतर दिखा दोगे, ये किरणें आपकी समांतर हो गई। अब आप थोड़ी दूरी पर एक द्वारक ले लोगे, तो ये आपने एक द्वारक ले लिया, नाम दे दिया AB, और इसकी जो विड्थ ले ली आपने उसको आप दिखा सकते हो स्मॉल a। तो स्मॉल a विड्थ का आपने एक द्वारक ले लिया AB। अब आगे दिखाओगे आप, ये आपका पर्दा हो गया, स्क्रीन हो गया। अगर आप इसको आगे की तरफ बढ़ा दें तो ये स्क्रीन का एक हो जाएगा मिड पॉइंट, जिसको आपने मान लिया O। और अब यहां से चलने वाला जो द्वितीयक तरंगाग्र है, तो उसके लिए आपने एक कॉन्वेक्स लेंस और लगा लिया, और सिचुएशन ऐसी बनाई है कि कॉन्वेक्स लेंस के ये जो पर्दा है फोकस पे रखा हुआ है। अगर आप नॉर्मल इसको दिखाते हो कि ये लाइट रेज, या आपने मान लिया कि भाई ये जो वेव फ्रंट है आपका सीधा जा रहा है, तो सीधा वेव फ्रंट जाएगा, तो इससे जाकर के वो क्या हो जाएगा, फोकस कर देगा, अपने फोकस पे मिला देगा। तो आपको जो बिंदु O है, बिंदु O पर एक तरह से वहां पर क्या प्रतिबिंब बन जाएगा, इमेज आपको बिंदु O पर दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं विवर्तन हो जाता है,
विवर्तन का मतलब है ये जो अपार्चर था AB, इसके किनारों से लाइट बेंड हो जाती है। तो अब अगर आप इसके किनारों से लाइट को बेंड करता हुआ दिखाओगी तो लाइट ऐसे करके बेंड करते हुए दिखा रहे हैं, और बीच में भी दिखा देना ये कैसे करके, ठीक है ना। तो जब लाइट बेंड करती हुई जाएगी तो फिर वो किसी पॉइंट पे जाकर के मिलेगी, वहां पर आप क्या दिखाओगे, एक प्रतिबिंब वहां दिखाओगे, उस पॉइंट को नाम दे दिया आपने P पॉइंट, और आपने दिखा दिया कि भाई ये थीटा एंगल से बेंड हो गई है, ऐसे थीटा कोण से ये झुक गई, ठीक है ना। ये है आपका विवर्तन प्रतिरूप का एक्सपेरिमेंटल सेटअप। फिलहाल आप दिखा रहे हो कि ये बिंदु को सेंटर पॉइंट है, और फिर कोई एक पॉइंट ले रहे हैं हम, और भी नीचे की तरफ भी कोई पॉइंट दिखा सकते हैं, लेकिन उसको हमने फिगर में नहीं दिखा रखा। अगर एक से ज्यादा पॉइंट दिखाएंगे तो फिर फिगर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, और जो चीज हम समझाना चाहते हैं वो समझ में नहीं आएगी आपकी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब हो क्या रहा है पहले तो उसकी बात करें। तो जैसे ही हम इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को कर लेते हैं और मोनोक्रोमेटिक सोर्स को आपने ऑन किया, यानी उससे लाइट डाली, तो तुरंत क्या दिखता है इस स्क्रीन पर। तो पहले तो जो दिख रहा है उसको समझिए, इस स्क्रीन पर क्या दिखता है। अगर आप इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में लिखो तो देखो क्या लिखोगे, पहले उसको भी समझ लीजिए। ये ए मान लिए, और यहां द्वारक से, ये द्वारक है, ये लेंस L1 L2 हो गए, ये आपका एक वर्णीय स्रोत हो गया, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, ये द्वारक हो गया, ये पर्दा हो गया। इस द्वारक से और पर्दे तक की जो दूरी होती है उसको कैपिटल D लेकर के चलते हैं, जैसे कि व्यतकर्ण में लेकर के चलते थे, और व्यतकर्ण में दोनों स्लिटों के बीच की दूरी को स्मॉल d मानते थे, लेकिन यहां पर जो द्वारक का साइज है उसको A लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप को जो सजाया है उसके बारे में थोड़ा सा लिखोगे, नहीं लिखना पड़ता है हमको। अगर विवर्तन का टॉपिक आ गया तो जो हम फिगर बनाते हैं उस फिगर के बारे में हमें बताना पड़ता है क्या है, तो आप बता दोगे कि हमने अगर लिखने का तरीका बिल्कुल सेम और बड़ा सिंपल, और अपने शब्दों में लिखें, रटी हुई भाषा कभी नहीं लिखें। तो आप क्या बताओगे कि चित्र के अनुसार फ्रॉनहोफर विवर्तन का जो प्रायोगिक प्रदर्शन है वो हमने कर दिया है। इसमें एक वर्णीय प्रकाश स्रोत S है जो कि लेंस L1 के फोकस पर रखा है, ठीक है, तथा एक A विड्थ का, A चौड़ाई का एक द्वारक ले रखा है। इस द्वारक से स्रोत और पर्दे की जो दूरियां हैं वो असीमित है, बहुत बड़ी दूरियां, ठीक है। इससे इसकी जो पर्दे की जो दूरी है वो कैपिटल D है, और स्लिट और पर्दे के बीच में एक लेंस L2 रखा है। ये पर्दा जो लेंस L2 के फोकस पर रखा गया है। तो जैसा आपको है वैसे आगे पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो चीजें आपको दिख रही हैं वो चीजें उसमें आ जाती हैं। चित्र के अनुसार इस द्वारक के किनारों से प्रकाश की किरणें थीटा कोण से मुड़ जाती हैं और लेंस के द्वारा बिंदु P पर जाकर के फोकस होती है। तो ये चीजें आपको बता देनी है, और जो सीधी वाली किरणें जा रही थी वो आपकी बिंदु O पर जाकर के फोकस होती है, ठीक है भाई। अब क्या है, तो सबसे पहले आप रिजल्ट बताओगे कि उस प्रैक्टिकल में रिजल्ट क्या दिखा। तो रिजल्ट ये है कि इस स्क्रीन पर बीच में बनता है मैक्सिमा। मैक्सिमा का मतलब होता है उच्चिष्ट, ये आपने वर्ड पहले भी सुना था। जहां तीव्रता अधिकतम हो जाती है उसको मैक्सिमा कहते हैं, उसको उच्चिष्ट कहते हैं, और जहां तीव्रता कम होती है उसको निम्निष्ट कहते हैं, उसको मिनिमा कहते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको दिख रही है, मैं उसको स्क्रीन पर एक बार ऐसे करके दिखा भी देता हूं। ये जो सेंटर पोर्शन है वहां पर आपको एक मैक्सिमा दिखता है, तो ये तीव्रता को दिखा रहा हूं मैं ऐसे करके, और फिर उसके ऊपर और नीचे मिनिमा, ये इस जगह पे मिनिमा हो गया, और फिर मैक्सिमा लेकिन इससे कम इंटेंसिटी का, और फिर मिनिमा, और फिर मैक्सिमा लेकिन और भी कम इंटेंसिटी का। तो इस तरह से इसमें इंटेंसिटी जो होती है वो कम होती हुई चली जाती है, और इस तरह का विवर्तन प्रतिरूप आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है। इसमें और उसमें व्यतकर्ण में डिफरेंस करना सीखिए। व्यतकर्ण में जो आपने तीव्रताओं का ग्राफ बनाया था तो उसमें ये सभी जितनी ऊंचाई की थी वो सब बराबर ऊंचाई की थी, यानी उनकी तीव्रता सबकी सेम थी। लेकिन यहां पर हम क्या कह रहे हैं उस बात को समझने की कोशिश करिए। यहां कह रहे हैं केंद्र पर, पर्दे का जो केंद्र है वहां मैक्सिमा बन रहा है, वहां उच्चिष्ट बन रहा है, वहां पर दीप्त फ्रिंज बन रही है, लेकिन उसमें ऊपर और नीचे क्रम से दीप्त और अदीप्त बनती है। लेकिन जो दीप्त होती है उसकी तीव्रता घटती चली जाती है,
इससे इसकी तीव्रता कम, इससे इसकी कम और इससे इसकी कम, ऐसे ही नीचे की तरफ। यानी जो दीप्त फ्रिंजें होती है उनकी तीव्रता कम होती चली जाती है। पैटर्न वही है, सेंटर पर दीप्त वहां भी था व्यतकर्ण में, उसके बाद फिर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन यहां पर जो समझने की बात है, यहां पर जो दीप्त बन रही है उनकी तीव्रताएं डिक्रीज होती चली जाती है, घटती चली जाती है। दूसरी एक और बात, सेंटर वाली जो फ्रिंज बनती है वो औरों के कंपैरिजन में डबल विड्थ की होती है। ये सारी चीजें हमें एक्सप्लेन करनी है और उनको निकाल करके भी लाना है। तो पहले तो हम बस उसको बताना चाह रहे हैं जो हमें व्यतिकरण में उस स्क्रीन पे जो चीज दिखाई दे रही है, केवल उस दिखाई देने वाली बात को कह रहे हैं कि भाई ऐसा दिख रहा है, क्यों हो रहा है वो तो बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हमें इसी बात को समझना है कि उस पर्दे पर दिखाई क्या दे रहा है। तो केवल 3 बातें बतानी है। पर्दे का केंद्र जो है वो दीप्त है, उच्चिष्ट है और तीव्रता वहां सबसे ज्यादा है। फिर उसके ऊपर और नीचे दीप्त, अदीप्त, लेकिन जो दीप्त होते हैं उनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। ये चीज आपको पर्दे पे दिखाई दे रही है। अब हमें इसी चीज को एक्सप्लेन करना है, इसी चीज को हमें इसकी व्याख्या करके लानी है। तो इसकी व्याख्या करने के लिए इसकी व्याख्या हम 3 पॉइंटों में करेंगे। केंद्र वाले की, इसको बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट, और केंद्रीय फ्रिंज के अलावा जितनी भी फ्रिंजें होती है, ध्यान देना जरा यहां पे, केंद्रीय के अलावा जितनी भी फ्रिंजें होती है उनका नाम होता है सेकेंडरी। केंद्रीय के अलावा जितनी भी फ्रिंजें बनती है उन सब का नाम होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब द्वितीयक। तो अब इसके बाद ये जो बनी ये अदीप्त बनी, लेकिन इसको कहेंगे प्रथम, ये पहली है, प्रथम द्वितीयक अदीप्त या निम्निष्ठ। प्रथम द्वितीयक, केंद्र वाली के अलावा जितनी भी हैं उनका नाम द्वितीयक है। द्वितीयक का मतलब दूसरी नहीं, बल्कि उसके अलावा जितनी है वो सेकेंडरी बोली जाती है। लेकिन उसमें जो पहली होगी उसको प्रथम द्वितीयक अदीप्त, और इसको कहेंगे प्रथम द्वितीयक दीप्त। अब ये वाली आएगी, इसको कहेंगे द्वितीयक अदीप्त। बात समझ में आ गई कि नहीं? और इसी तरह से ऊपर और इसी तरह से नीचे। यानी एक चीज मान लीजिए, वहां पर तो केवल ये बताते थे कि द्वितीय, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, लेकिन यहां पर हर एक उसमें बैंड में द्वितीयक बाइड और लगा दिया जाएगा केंद्रीय के अलावा। चाहे वो पहली है तो प्रथम द्वितीयक, दूसरी है तो द्वितीय द्वितीयक, तीसरी है तो तृतीय द्वितीयक, ऐसे करके। इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूं कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं। आप द्वितीयक वर्ग को लेकर के कहीं ऐसा ना करें n की वैल्यू 2 लगा दी। भाई n की वैल्यू तो ये प्रथम बोल रहे हो, पहले तो n की वैल्यू 1, आप यहां द्वितीयक कह रहे हो, द्वितीयक कह रहे हो, तो द्वितीय का मतलब n की वैल्यू 2, लेकिन तृतीय द्वितीयक आएगा तो n की वैल्यू 3। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। अब हमें ये तीनों चीजें एक्सप्लेन करनी है। उन तीनों चीजों को एक्सप्लेन कैसे करते हैं उस बात को समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं केंद्रीय उच्चिष्ट को। सबसे पहले सेंटर मैक्सिमम को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। और देखिए जो हमें दिखाई दे रहा है, सेंट्रल मैक्सिमम सबसे ज्यादा ब्राइट है, उसकी तीव्रता सबसे ज्यादा होती है, और फिर ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे तो तीव्रता घटती चली जाती है। तो आपको इसको समझने की जरूरत है कि इसे कैसे एक्सप्लेन किया जाए। हम क्या मान करके चल रहे हैं कि एक तरंगाग्र मान लीजिए कोई W डैश, जब समतल तरंगाग्र W डैश इस AB अपार्चर पर आपतित होता है, यानी अब हमारा ये तरंगाग्र यहां आ गया, और हाइगेंस क्या कहता है? हाइगेंस कहता है कि किसी भी तरंगाग्र का हर पॉइंट एक नए स्रोत की तरह काम करता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर तरंगाग्र हमारा यहां आ गया तो इसका हर पॉइंट एक नया स्रोत है, और वो द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करेगा, और वो द्वितीयक तरंगिकाएं अब आगे बढ़ेंगी किससे? प्रकाश की चाल से।
अब क्या है भाई, रियल में यहां क्या हो रहा है, रियल में यहां विवर्तन तो बस केवल मुड़ने को कहते हुआ, रियल में हो रहा है यहां व्यतिकरण, और व्यतिकरण के कारण दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बन रही हैं। तो अब हमें समझना है, क्योंकि वो तो हम पहले पढ़ चुके उस बात को, भाई दीप्त किसके लिए बनती थी, अगर आपका पथांतर n लैम्डा होता था तो दीप्त फ्रिंज बनती थी, और अगर पथांतर आपका 2n-1 लैम्डा बाई 2 होता था तो अदीप्त फ्रिंज बनती थी। ऐसा आप व्यतिकरण में पढ़ चुके हो उस बात को, ये चीज आप व्यतिकरण में क्लियर कर चुके हो। पथांतर n लैम्डा, जहां n की वैल्यू 0 से शुरू होती थी, इसका मतलब 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, अगर ऐसा पथांतर आएगा, दो किरणों के बीच में अगर ऐसा पथांतर आएगा तो वहां पर हमेशा दीप्त फ्रिंज बनेगी, वहां पर व्यतिकरण होने के बाद दीप्त फ्रिंज आपको दिखाई देगी। ऐसा आप जानते हैं, पहले से पढ़ चुके हो इस बात को व्यतिकरण में आप। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मैं इसके लिए अलग से फिगर बना रहा हूं। आपने ले लिया एक अपार्चर AB, और अपार्चर AB के बाद ये आपका पर्दा है। अब मैंने बीच में जो लेंस लगा हुआ उसको नहीं ले रहा, बस ऐसे ही समझा रहा हूं। तो जैसे ही हमारा तरंगाग्र इस AB पर आता है तो ये AB पे आ गया, और मान लीजिए इस AB का जो मध्य बिंदु है उसको हम C कह रहे हैं। ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, और बीच का बिंदु C हो गया। और अगर C के बीच में से बनाएंगे तो ये पर्दे का O मध्य बिंदु होगा। सही है भाई? अब एक बात बताइए, A से चलने वाली द्वितीयक तरंगिका, मान लीजिए यहां पे ऐसे लेंस लगा हुआ था, तो A से चलने वाली द्वितीयक तरंगिका जब O पे पहुंची, और इधर B से चलने वाली द्वितीयक तरंगिका भी O पे पहुंची। अब बताओ देख करके ज्योमेट्री के हिसाब से, क्या A से चलने वाली द्वितीयक तरंगिका और B से चलने वाली द्वितीयक तरंगिका अगर O पे पहुंचेगी तो उनके बीच में कितना पथांतर होगा? उनके बीच में पथांतर कितना दिखाई दे रहा है ज्योमेट्री के हिसाब से? 0, कोई पथांतर नहीं है, उनके पथ बराबर हैं, क्योंकि ये जस्ट मिड पॉइंट है इसका मतलब यहां से जो चलेगा उसने भी उतनी दूरी तय की, और यहां से जो चल के आएगा उसने भी उतनी ही दूरी तय की। इसका मतलब उन दोनों के बीच में पथांतर 0 है। और अगर पथांतर 0 रहता है तो उनकी वजह से वहां पर होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, उनकी वजह से वहां पर संपोषी व्यतिकरण होगा, और संपोषी व्यतिकरण की वजह से वहां पर दीप्त फ्रिंज बन जाएगी। इसका मतलब दीप्त फ्रिंज बन गई पॉइंट O पर आकर के, या फिर कहिए इस पॉइंट O पर आकर के दीप्त फ्रिंज बन गई। लेकिन अभी इतना ही नहीं एक्सप्लेन करना, अभी और चीजों को समझना है। A के थोड़े से नीचे से और B के थोड़े से ऊपर से अगर उनसे द्वितीयक तरंगिकाएं चलेंगी, उनके बीच में पथांतर कितना होगा? ये A के उतने ही नीचे है जितना कि ये B के ऊपर है, तो उनके बीच में पथांतर 0। इसका मतलब इनकी वजह से भी क्या होगा, वहां पर संपोषी व्यतिकरण यानी दीप्त फ्रिंज बनेगी। ऐसे ही इसके थोड़े से और नीचे से और इसके थोड़े से और ऊपर से, इसका मतलब उनके बीच में भी पथांतर 0। तो आप क्या कह सकते हो, इस AB का, या फिर कहिए, क्योंकि अब यहां तरंगाग्र आ चुका है हमारा, क्या उस तरंगाग्र, अब जैसे नाम दे दिया आपने एक AC और एक CB, क्या इस AC और CB पर ऐसे करस्पॉन्डिंग बिंदु हैं, करस्पॉन्डिंग का मतलब एक दूसरे के समतुल्य, ऐसे समतुल्य बिंदु हैं कि उनसे चलने वाली जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं वो समान कला में मिलती हैं, या फिर उनके बीच में पथांतर 0 होता है। क्योंकि आप कह रहे हो A से चले तो B से चले, A के नीचे से चले तो B के ऊपर से चले, और नीचे से चले तो B के और ऊपर से चले। इसका मतलब AC और CB पर ऐसे बिंदु है कि अगर उनसे तरंगें चलती हैं तो वो समान कला में मिलती है हमेशा, या फिर उनके बीच में पथांतर क्या रहता है? 0। और पथांतर 0 होगा तो यहां पर क्या बन जाएगा? उच्चिष्ट, मैक्सिमम। ये आप पहले से जानते हो। तो व्यतिकरण हुआ, संपोषी व्यतिकरण हुआ, और वहां पर उच्चिष्ट बन गया। और वास्तव में क्या है, ज्यादातर तरंगाग्र का, ये जो तरंगाग्र है उसके हर पोर्शन से वहां लाइट पहुंच रही है, पूरे तरंगाग्र के किसी न किसी बिंदु से वहां पे लाइट पहुंच रही है। इसीलिए यहां पर जो तीव्रता है ज्यादा से ज्यादा तीव्रता बिंदु ऊपर पहुंच गई है, और वो हमारा कैसा हो गया है? उच्चिष्ट हो गया। उसी को कहते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? तो हमारा केंद्रीय, हमें 3 स्टेपों में एक्सप्लेन करना है इस टॉपिक को।
एक केंद्रीय उच्चिष्ट, एक द्वितीयक निम्निष्ठ। द्वितीयक निम्निष्ठ किसको कहते हैं? निम्निष्ठ का मतलब अदीप। निम्निष्ठ का मतलब क्या होता है? अदीप। तो भाई द्वितीयक तो होते ही है, द्वितीयक का मतलब जितने भी बन रहे हैं वो सब सेकेंडरी है। और फिर द्वितीयक उच्चिष्ट यानी केंद्रीय के अलावा बाकी के जो ब्राइट बन रहे फिर उनकी बात करेंगे। तो अब हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं किसको? अब की बार हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं द्वितीयक निम्निष्ठ को। देखिए यहां पर हमें थोड़ा सा इस चीज को समझना होगा। अब हम एक्सप्लेन जो कर रहे हैं सेकेंडरी द्वितीयक निम्निष्ठ को। या फिर सेकेंडरी मिनिमम, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इसे एक्सप्लेन करने के लिए यानी आप अब बिंदु, क्योंकि अब केंद्र पे तो वो बन नहीं रहा, अब तो केंद्र के ऊपर होगा कहीं, तो मान लो ये पी पॉइंट पर है और अब इस पी पॉइंट पर हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अब पी पॉइंट पर एक्सप्लेन करने के लिए हमारी जो किरणें हैं वो थीटा कोण से मुड़ करके जा रही हैं, ऐसे करके पहुंच रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनके बीच में पथांतर निकालता हूं कि भाई पथांतर कितना आएगा। पथांतर का मतलब है अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे तो ये लाइन जहां पर मान लो के पॉइंट पे आके मिल गई तो बी के जो है ये कितना, ये तो एक्स्ट्रा हो गया दोनों के बीच में। तो ये वाला अगर 90 डिग्री का एंगल हो गया तो बी के हमारा फालतू हो गया। तो ए से चलने वाली किरण और बी से चलने वाली किरण के बीच में जो पथों का अंतर हो गया वो बी के बराबर हो गया। अब इस बी की पहले वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अब ये 90 डिग्री का है तो बी को निकालने के लिए 90 डिग्री के सामने ये एंगल आपका थीटा, तो देखो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। भाई इस वाली लाइन पे ये मुड़ी और इस वाली लाइन को ले रहे हो तो इसी से तो परपेंडिकुलर खींच के इसको दिखाया है आपने। भाई इस वाली लाइन पे इस पे ये परपेंडिकुलर और इस पे ये मुड़ा हुआ तो इसका तो ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा। अब इस ट्रायंगल में देखो ए बी के, तो त्रिभुज ए बी के में साइन थीटा ले लो तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण लोगे तो ये हो जाएगा बी के बटे कर्ण की वैल्यू है ए। तो यहां से आपकी बी के की वैल्यू निकल के आ गई ए साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वास्तव में ये पथांतर है, यानी ये दो किरणों के बीच में पथों का अंतर है। आपको इसकी जरूरत पड़नी है इस टॉपिक के अंदर। तो वो पथांतर हमने पहले से निकाल लिया। जिस तरह से तुम व्यतकर्ण में पथांतर निकालते थे ना, उसकी वैल्यू होती थी एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। व्यतकर्ण में आपने जो पथांतर निकाला था उसकी वैल्यू आई थी एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। उसी तरह से विवर्तन के लिए जो पथांतर निकल करके आया उसकी वैल्यू आई है ए साइन थीटा। बी के है और उस बी के की वैल्यू आई है ए साइन थीटा। लेकिन मैं क्या प्रूव करना चाहता हूं? मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि बिंदु पी पर जो बन रहा है वो द्वितीयक निम्निष्ठ बन रहा है, सेकेंडरी मिनिमा बन रहा है। इस चीज को हमें समझना है, यानी हमें तो अब यही एक्सप्लेन करना है। हम अपना जोर इसको उच्चिष्ट बनाने में नहीं लगाएंगे, हम उसको ये देखेंगे कि ये निम्निष्ठ कैसे हो सकता है, ये देखना है बस। और इसे देखने के लिए मैं अलग से एक फिगर बना रहा हूं। फिर से हमने क्या किया, फिर से उस ए बी अपार्चर को शो किया और ये आपने स्क्रीन दिखा दी। स्क्रीन के बाद चाहो तो यहाँ पे लेंस दिखा देना। अब इससे जो किरणें चल रही हैं आप उसको ऐसे करके दिखा रहे हो और फिर उसको ऐसे मिलाता हुआ दिखा रहे हो और यहाँ से आपने इस पर परपेंडिकुलर खींच करके बी और इसको के मान लिया और ये आपका डॉट डॉट करके दिखा दीजिए, ये आपका ए था और ये बी के ही इन दोनों किरणों के बीच में क्या है, पथांतर। तो अब देखिए बात को समझने की कोशिश करिए कि करते क्या है। हमने क्या किया, हमने इस बी के को दो भागों में डिवाइड किया। पहले तो मान लिया लेट बी के इज इक्वल टू लैम्डा। भाई हो बी के की कोई ना कोई तो वैल्यू होगी, हम उसको वेवलेंथ के टर्म में मान के चल रहे हैं। अब वेवलेंथ के टर्म में माने तो बी के को लैम्डा के बराबर मान लिया और साथ ही साथ ये जो तरंगाग्र हमारा ए बी है, क्योंकि जब तरंगाग्र ए बी पे चल के आएगा तो तरंगाग्र ए बी पे आ गया, उसको दो भागों में डिवाइड कर लिया, बीच में सी यानी ए सी और बी सी।
अब एक बात ज्योमेट्री से अगर मैं जैसे यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा, सी से परपेंडिकुलर खींचूंगा और इसको आपने लैम्डा मान रखा है पूरे को, तो ये आधा आधा कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2। अब मैं तुमसे पूछूं कि ए से जो द्वितीयक तरंगिका जाएगी ऐसे करके बिंदु P पे, और सी से जो द्वितीयक तरंगिका जाएगी बिंदु P पे, अब बताओ उसके बीच में पथांतर कितने का आएगा? क्योंकि आपने दिखा रखा है ए से जो जाएगी और बी से जाएगी उसमें तो लैम्डा का था पूरा, लेकिन बीच में हमने इसको दिखा दिया, ये आधा आधा कर दिया, तो कितने का हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 का। इसका मतलब ए से चलने वाली द्वितीयक तरंगिका, देखिए समझिए ये टॉपिक जो होता है विवर्तन का, ये वास्तव में इतना आसान टॉपिक नहीं है समझने के हिसाब से। स्टूडेंट इसको एक तो बोरियत महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ ऐसे नहीं है कि एक स्टेप लिखा अगला स्टेप अपने आप आ गया, ऐसे नहीं चल रहा है, बल्कि हो क्या रहा है जो प्रैक्टिकल में हमें दिख गया हम तो उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, और प्रैक्टिकल में तो हमें वो तो द्वितीयक निम्निष्ठ दिख गया P पॉइंट, तो मुझे तो उसे निम्निष्ठ प्रूव करना है, मुझे तो ये दिखाना है कि वहां पे इंटेंसिटी मिनिमम है। अब उसको कैसे दिखा सकता हूं वो चीज समझनी है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या माना, BK इक्वल टू लैम्डा, और BK को लैम्डा मान के साथ ही साथ ये माना कि AB इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, कि AB को 2 भागों में बांट लिया, और 2 भाग हो गए आपके AC, ये C पॉइंट है, और CB। अब A से जो द्वितीयक तरंगिका चलेगी और C से जो द्वितीयक तरंगिका चलेगी उनके बीच में पथांतर कितने का बचेगा, लैम्डा बाई। अब A से थोड़ा सा नीचे से चले और C से भी थोड़ा सा नीचे से चले तो उनके बीच में भी कितने का हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 का। और इसी प्रकार और नीचे, तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि AC के और CB के ऐसे करस्पॉन्डिंग बिंदु होंगे, एक दूसरे पर ऐसे बिंदु होंगे कि उनसे चलने वाली जो द्वितीयक तरंगिकाएं उनके बीच में पथांतर कितने का हो जाएगा, लैम्डा बाई 2, और लैम्डा बाई 2 के पथांतर पर वो आपस में व्यतिकरण करेंगे। और आप ये अच्छी तरह से जानते हो कि अगर व्यतिकरण लैम्डा बाई 2 से हो रहा है तो कैसा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण। आप अच्छी तरह से जानते थे अगर 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा डॉट डॉट का होता है तो समकोशी, लेकिन लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 ये होता है तो विनाशी व्यतिकरण होता है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि बिंदु P हमारा निम्निष्ठ होगा, यानी वहां पर कैसा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा, और व्यतिकरण विनाशी होगा इसका मतलब तीव्रता न्यूनतम होगी, इसका मतलब वहां पर क्या होगा, निम्निष्ठ होगा। लेकिन कभी भी एक चीज मान करके हम जनरल बात नहीं कर सकते। अब एक चीज मान करके जनरल बात नहीं कर सकते तो फिर क्या करना चाहिए भाई, अभी तो आपने BK को क्या माना है, लैम्डा, तब ये चीज बता दिए। अब और थोड़ा दिखाते हैं तो लेट अगेन BK इक्वल टू 2 लैम्डा। अब की बार BK को 2 लैम्डा मान लिया, लेकिन BK को 2 लैम्डा मानने के बाद क्या मान लिया, AB इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ध्यान दीजिए, जब आपने BK को लैम्डा माना था तो AB को आपने 2 पार्टों में डिवाइड करना माना, और अब आप इसको 2 लैम्डा मान रहे हैं तो इसको 4 पार्टों में डिवाइड करके मान रहे हैं। जब ये 4 पार्टों में डिवाइड होगा, अब ध्यान देना थोड़ा सा इधर, अब आप इसको 4 पार्टों में डिवाइड करके मानोगे, थोड़ा बड़ा बना के दिखा रहा हूं, यहां से इसको A और B और 4 पार्ट, यानी ऐसे ऐसे 3 रह गए, और थोड़ा सा करते छोटा, ये और ये, ठीक है ना। अब ये 4 पार्ट मान लिए, इधर आपने ऐसे परपेंडिकुलर खींचा था तो ये आपका BK था। अब देखिए 4 पार्ट माने ना, A B, मान लो इसको नाम दे दिया C, 1 2 3 4 हो जाएंगे ना, ठीक है। अब ये हमारा BK जो है वो 2 लैम्डा है, लेकिन अब हम यहां से परपेंडिकुलर डालें, यहां से डालें, यहां से डालें, तो कितने पार्ट हो गए इसके भी, 4, और ये 2 लैम्डा है, तो हर पार्ट कितने का हो गया, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, हर पार्ट कितने का हो गया, लैम्डा बाई 2 का। अब अगर आप कहेंगे A से चलने वाली तरंग और C से चलने वाली तरंग, इनके बीच में कितने का पार्ट डिफरेंस है A और C से, तो आप कहोगे लैम्डा बाई 2।
और फिर मैं कहूँ ए के थोड़ा सा नीचे से और सी के थोड़े से नीचे से, आप फिर भी कहोगे लैम्डा भाई। ऐसे ही इनमें सब में दिखाते चले जाएंगे तो कुल मिला के ऐसे लगेगा आपको कि इसमें ऐसे करस्पॉन्डिंग बिंदु आएंगे, उनसे जब तरंगें यहाँ पर पहुंचेंगी तो उनके बीच में जो पथांतर होगा वो कितने का होगा, लैम्डा बाई 2 का होगा। और लैम्डा बाई 2 के पथांतर पर हमेशा निम्नलिखित बनता है, यानी विनाशी व्यतिकरण होता है। और जब विनाशी व्यतिकरण होगा आपका तो वहां पर निम्नलिखित बनेगा, मिनिमा बनेगा। अगेन और एक्सप्लेन करिए। अगेन आपने मान लिया बी के इक्वल टू 3 लैम्डा, क्योंकि भाई हम तो उसको बार बार एक बार लैम्डा माना, दोबारा में 2 लैम्डा माना, फिर 3 लैम्डा मान रहे हैं, फिर 4 लैम्डा मानेंगे, फिर 5 लैम्डा मानेंगे और लास्ट में n लैम्डा मानेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, जब लैम्डा मानते हो तब 2 भागों में बांटते हो, 2 लैम्डा मानते हो 4 भागों में बांटते हो, 3 लैम्डा मानना 6 भागों में बांटना, 4 लैम्डा 8 भागों में बांटना, और ऐसे ही बांटोगे तो हमेशा वहां लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस रहेगा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे भाई बस हम तो वहां दिखाना चाहते हैं ना कि निम्नलिखित आए, हम ये नहीं दिखाना चाहते कि वहां पे उच्चिष्ट आए। और निम्नलिखित तभी आएगा जब लैम्डा बाई 2 का पथांतर होगा। और इसीलिए हमने उसको लैम्डा मान करके 2 भागों में बांटा, 2 लैम्डा मान करके 4 भागों में बांटा और 3 लैम्डा मान करके 6 भागों में बांटा। तो वहां पर हमेशा क्या बनेगा, निम्नलिखित बनेगा। तो कुल मिलाकर के रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट तो ये आया कि अगर आप इसको एल लैम्डा मानोगे, बीके को क्या मानोगे, तो क्या बनता है, निम्नलिखित। लेकिन पथांतर बीके को एल लैम्डा मान रहे हो और यहां पथांतर की वैल्यू कितनी निकल के आई है। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्रीय उच्चिष्ट हो गया हमारा, और द्वितीयक निम्नलिखित के लिए जो बीके है, जो कि ए साइन थीटा है, ये किसके बराबर होगा, एल लैम्डा के बराबर होगा। कंडीशन बदल गई। कंडीशन क्या चीज बदल गई? कंडीशन ये बदल चुकी है कि जो व्यतिकरण में तुम पढ़ती थी कि पथांतर एल लैम्डा के लिए क्या होता था, संपोषी व्यतिकरण, लेकिन यहां पर अब संपोषी नहीं रहा, यहां पर तो विनाशी बन गया, यानी निम्नलिखित बन गया। एल लैम्डा के लिए क्या बन गया, निम्नलिखित बन गया, यानी कंडीशन बदल गई। व्यतिकरण में एल लैम्डा के लिए उच्चिष्ट था और यहां पर निम्नलिखित बन गया। तो जो भी कोई क्वेश्चन आ जाए व्यतिकरण में सेकेंडरी मिनिमा का, तो सेकेंडरी मिनिमा के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे हमेशा ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। ये आपका सेकेंडरी मिनिमा के लिए फॉर्मूला लगना है। और यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एल लैम्डा अपॉन ए। इस तरह से आप साइन थीटा को निकाल के ला सकते हैं। अब रह गई बात किसकी भाई? अब बात रह गई बिंदु P को द्वितीयक उच्चिष्ट करने की। अब आप द्वितीयक उच्चिष्ट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। सेकेंडरी मैक्सिमा, द्वितीयक उच्चिष्ट अगर आप प्रूव करना चाहते हो, अब ध्यान दीजिए, अब कैसे मान के चलें कि भाई द्वितीयक उच्चिष्ट हो जाए, और उच्चिष्ट के साथ साथ ये भी प्रूव करना है कि उसकी तीव्रता जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो तीव्रता क्या होती चली जाए, कम होती चली जाए, ये भी प्रूव करना है आपको। तो अब हम क्या करते हैं, हमने माना भाई वो तो सिंपल हमारा अपर्चर है ए बी, ए से चलने वाली जो रेज है ऐसे करके जा रही है, इससे भी ऐसे जा रही है, और लेंस के द्वारा वो आगे चल करके आपने उसको आपस में मिलते हुए दिखा दिया किसी पॉइंट पे, और उसी पॉइंट को मान लो पी डैश मान लिया, और वो पी डैश हमने यहाँ फिगर में नहीं दिखा रखा है, सही है ना, कॉम्प्लिकेट हो जाता है इसलिए नहीं दिखाया। अब क्या करें, फिर से परपेंडिकुलर खींचे, इस पे नाम दे दिया इसको बी के, तो वास्तव में ये बी के क्या हो गया, पथांतर। अब हमारा तरंगाग्र ए बी पे आया होगा, तरंगाग्र आ गया सा ए बी पे। अब क्या करते हैं, अब हम मानते हैं बी के इक्वल टू 3 लैम्डा बाई, अपनी तरफ से मान लिया पहले से ही बी के इक्वल टू 3 लैम्डा बाई, और इसको 3 भागों में डिवाइड किया। अब 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो 1 2 और ये 3। अब यहां से परपेंडिकुलर, अब यहां से परपेंडिकुलर डालोगे, ये 3 लैम्डा बाई 2 है, तो अब बताओ ये कितना बचेगा, ये भी कितना बचेगा, और ये भी कितना बचेगा। लेकिन एक्सप्लेन करने का तरीका बदल गया अब हमारा। अब देखिए ए बी सी डी मान लो, चलो अब बताओ ए से चलने वाली, ध्यान देना बेटा,
ए से चलने वाली और यहां पर सी से चलने वाली, ए से चलने वाली और सी से चलने वाली जो द्वितीयक तरंग होगी उनके बीच में बताओ पथांतर कितने का आएगा? λ/2 का। लेकिन λ/2 का पथांतर आएगा तो क्या बनेगा वहां पर? विनाशी व्यतिकरण होगा। क्या होगा? इसका मतलब अब ए के नीचे से चलेगा और सी के नीचे से चलेगा तो भी क्या होगा? विनाशी व्यतिकरण। इसका मतलब AC और CD इन दोनों पे करस्पॉन्डिंग पॉइंट होंगे जिनसे लाइट जाएगी तो वो विनाशी व्यतिकरण बनाएगी। लेकिन ये जो पार्ट बच गया आपका DB, इससे चलने वाली लाइट बिना व्यतिकरण के रह गई। उससे चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच में कोई इंटरफियरेंस नहीं हुआ और वो सीधी की सीधी यहां पे क्या आ गई? एक तरह से लाइट पहुंच गई। यानी आपने उस, ध्यान दो, आपने उस तरंगाग्र को, ये तरंगाग्र था, ये तरंगाग्र था, आपने उसको 3 भागों में बांटा। 2 भागों से जो लाइट जा रही है उनके बीच में तो विनाशी व्यतिकरण हो गया, लेकिन एक जो भाग बच गया उसका तो व्यतिकरण ही नहीं हो पाया और उससे तो सीधी सीधी लाइट पहुंच गई। और सीधी सीधी लाइट पहुंच गई तो वहां पर तीव्रता तो पहुंची ना, लाइट तो पहुंची, बिना इंटरफियरेंस के पहुंची। इसका मतलब तीव्रता तो है, लेकिन केंद्रीय की तुलना में तीव्रता क्या रह गई? कम रह गई। क्यों कम रह गई? क्योंकि केंद्र पे तो जो तीव्रता जा रही थी वो पूरे से जा रही थी और उससे ऊपर वाले बिंदु पर जो तीव्रता गई है वो केवल उसके 1/3 से गई है। 2/3 तो आपस में कट गए, केवल 1/3 से गई है तो लाइट वहां पे क्या रह गई? कम रह गई। यही तो तुम एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि केंद्र पर जो उच्चिष्ट बना है उसकी तीव्रता ज्यादा है और उससे ऊपर जो उच्चिष्ट बनेगा उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और उससे ऊपर बनेगा उसकी, अब वो कैसे कम होगी इस बात को और समझो। अब की बार आपने क्या मान लिया? अब की बार आपने इसको BK = मान लिया 5 λ/2। ध्यान देना जरा बात को। अब की बार BK को 5 λ/2 मान लिया। अब BK को अगर तुम 5 λ/2 मानोगे, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, AB, और आप यहां से ऐसे करके भेज रहे थे किरण और ऐसे मुड़ रही, यहां से भी आप ऐसे भेज रहे हो और फिर ऐसे मुड़ रही है, कोई बात नहीं, वो अलग चीज है। यहां से परपेंडिकुलर डाला आपने, यहां से परपेंडिकुलर डाला BK, और अब आपने AB को, BK को 5 λ/2 माना इसको और AB को 5 भागों में बांटा। अब 5 भागों में जब बांटोगे आप इसको 1 2 3 4 5, अब आप यहां से फिर मिलाओगे ऐसे करके तो सब में फिर से λ/2 का होगा। लेकिन पहले वाले जो 4 भाग होंगे, पहले वाले जो 4 भाग होंगे उनसे जाने वाली किरणें आपस में क्या बना लेंगी? क्योंकि λ/2 का पार्ट डिफरेंस है तो विनाशी व्यतिकरण बनाएंगी। लेकिन ये 5वां भाग जो होगा ये क्या हो जाएगा? ये 4 तो ये हो गए, 5वां भाग बिना यूज हुए रह गया और उससे वहां लाइट पहुंचेगी। तो केंद्र पे जो लाइट पहुंच रही थी वो इस पूरे से पहुंच रही थी, इसलिए वहां ज्यादा तीव्रता। उससे ऊपर वाली जो उच्चिष्ट बनी वो 1/3 से पहुंच रही थी, इसका तीसरा भाग करके तो तीव्रता कम हो गई। और ऊपर पहुंच रही है तो इसके 1/5 से पहुंच रही है, तीव्रता और कम हो गई। अब की बार जब मानोगे तो इसको मानोगे 7 λ/2 और 7 भागों में बांटोगे। 7 में से 6 भाग तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे विनाशी व्यतिकरण के कारण, लेकिन 7वां जो पोर्शन है उससे लाइट पहुंचेगी। इसका मतलब जैसे जैसे उच्चिष्ट बनेंगे, जैसे जैसे तीव्रता कम होती चली जाएगी। बात समझ रहे कि नहीं? क्योंकि सेंटर पर तीव्रता पूरे वाले उससे गई, वेव फ्रंट से, तरंगाग्र से, दोबारा में 1/3 से जा रही है, फिर 1/5 से जा रही है, फिर 1/7 से जा रही है, तो धीरे धीरे आपकी तीव्रता क्या होती चली जा रही है? कम होती चली जा रही है। तो कुल मिला के आपने कहां से शुरुआत की? 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2। अब मैं अगर इसके लिए जनरल बात करूं तो जनरल बात हो जाएगी 2n+1 λ/2। जनरल बात हो गई, रख के देख लो। n की वैल्यू 1 लगाओ, 3 λ/2 लगाओ, 3 लगाओ। इसका मतलब ये हुआ 2n+1 λ/2 पथांतर के लिए वहां क्या बनेगा? हमेशा उच्चिष्ट बनेगा। और ये बराबर किसके हो जाएगा? BK के, और BK की वैल्यू क्या है? A sin। तो ये फॉर्मूला आपका किसके लिए आ गया है? दीप्त के लिए। दीप्त कौन सा? द्वितीयक वाला दीप्त। किसके लिए? द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए ये फॉर्मूला आ गया है। लेकिन फॉर्मूला बदल गया,
व्यतिकरण में जब फॉर्मूला आपने पढ़ा था तो इसके लिए था n लैम्डा और इसके लिए था 2n-1 लैम्डा बाई 2, लेकिन यहाँ 2n-1 नहीं आया बल्कि 2n+1 आया, और वो भी किसके लिए वो अदीप्त के लिए नहीं आया बल्कि दीप्त के लिए आया है, और अदीप्त के लिए अब की बार आया है n लैम्डा वाला, a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा वाला। तो आप व्यतिकरण और विवर्तन के जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो सबसे पहला आपको यही ध्यान रखना है कि व्यतिकरण वाले फॉर्मूलों में पहली बात तो जो पार्ट डिफरेंस होता है वो x/d होता है व्यतिकरण वालों में, और इसको बराबर रखते हैं दीप्त फ्रिंज के लिए तो n लैम्डा की और अदीप्त के लिए 2n-1 लैम्डा बाई 2 की। लेकिन अगर विवर्तन का क्वेश्चन आ रहा है आपके पास तो आप पार्ट डिफरेंस को बराबर रखेंगे, लेकिन वो पार्ट डिफरेंस आपका x/d नहीं होगा बल्कि वो होगा आपका a sin, और आप अब अगर उसे a sin थीटा को रखेंगे बराबर तो दीप्त के लिए तो रखोगे 2n-1 नहीं लेकिन +1 लैम्डा बाई 2। अब आप कहोगे कि सर ये क्यों नहीं, देखिए इसका भी ध्यान दीजिए, वहां पर जो दीप्त वाला क्वेश्चन लागू हो रहा था वो केंद्रीय के लिए भी लागू हो रहा था, क्योंकि आप n लैम्डा में n की वैल्यू 0 लगाते हो तो 0 हो जाता है, तो वो केंद्र के लिए होता है। लेकिन यहां हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो द्वितीयक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए n की वैल्यू 0 से नहीं शुरू की हमने बल्कि कहां से शुरू की है, 1 से शुरू की है, इसलिए 2n-1 नहीं लिया बल्कि 2n+1 लिया है। समझ गए ना? तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे, कहीं कोई समस्या आपको नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। एक चीज और, यहां पर एक चीज और पूछी जाती है कि केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई बताओ, केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी। केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई निकालने के लिए एक बात बताइए, फ्रिंज चौड़ाई किसको कहते हो आप? फ्रिंज चौड़ाई कहते थे दो अदीप्त के बीच में जो दीप्त बनता है उसे दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। इसका मतलब ऊपर की तरफ पहला अदीप्त, मान लो पहला अदीप्त बन रहा है x1 दूरी पर और नीचे की तरफ भी वो कितनी दूरी पे होगा फिर x1 पर, तो उसकी चौड़ाई कितनी हो गई 2x1। तो वास्तव में ये जो 2x1 है यही तो केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई हो गई। तो आपको इस 2x1 की वैल्यू निकालनी होगी। अब इस 2x1 की वैल्यू कैसे निकाल करके आए ये बात आपको समझनी होगी केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई निकालने के लिए कि ये 2x1 कैसे निकाला जाए। तो इधर अगर आप ऐसे करके इसको दिखाओगे, एक इधर दिखाओगे, अगर एंगुलर विड्थ की बात करें तो थीटा एंगल ऊपर और थीटा एंगल नीचे। अब एंगल छोटे होते हैं तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो यहां से आप b के इक्वल टू a sin थीटा, a sin थीटा इक्वल टू आपका क्या आ रहा है साहब, हम अदीप्त के लिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, केंद्रीय फ्रिंज दीप्त है हमारी, इसका मतलब ऊपर एक अदीप्त और नीचे एक अदीप्त, उनके बीच की दूरी निकालना चाहते हैं। तो इस टॉपिक को और थोड़ा समझिए अच्छी तरीके से। अब हम यहां समझना चाहते हैं केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई, केंद्रीय फ्रिंज चौड़ाई। तो केंद्रीय फ्रिंज चौड़ाई निकालने के लिए हमें क्या देखना होगा, ये जो हमारा स्क्रीन है, स्क्रीन पर मिड पॉइंट है, इसके ऊपर एक अदीप्त मान लो x1 और नीचे एक अदीप्त x1, तो 2x1 जो हो गई ये केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई हो गई। अब निकालने का तरीका, मान लो इधर ये भी एंगल कितना बन रहा है थीटा और इधर ये भी एंगल कितना बन रहा है थीटा, तो ये कौन सी है, ये अदीप्त है, अदीप्त का तो निम्निष्ठ है, ये भी कौन सी है अदीप्त है यानी निम्निष्ठ है, ऊपर भी पहली नीचे भी पहली और बीच में है ये आपकी केंद्रीय। अब लेकिन अदीप्त के लिए क्या होता है फॉर्मूला, a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। इसका मतलब आप यहां से लगाओगे a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा का तो 1 into लैम्डा, क्योंकि पहली है ना, n की जगह 1 लगाओगे तो यहां से sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा अपॉन a। sin थीटा की वैल्यू लैम्डा अपॉन a आ गई, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि कोण छोटे होते हैं तो sin थीटा इक्वल टू थीटा। अब अगर आपसे पूछी जाए कोणीय चौड़ाई, तो कोणीय चौड़ाई तो 2 थीटा हो गई, भाई ये 2 थीटा ही तो है, तो कोणीय उसमें था ना, उसमें भी व्यतिकरण में एंगुलर विड्थ, तो अगर आपसे कोणीय चौड़ाई पूछी जाए तो कोणीय चौड़ाई किसकी, केंद्र वाली की, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, तो कोणीय चौड़ाई हो जाएगी 2 थीटा और थीटा की वैल्यू आपकी आ गई है लैम्डा अपॉन a, तो ये हो गई 2 लैम्डा अपॉन a।
ये तो आपका फॉर्मूला कोण ये चौड़ाई के लिए निकल के आ गया। बात समझ आ रही है? दूसरी एक और बात, अब आप इसको x1 या x कह रहे हो, मान लो चलो इसको x और इसको भी x, तो वैसे निकालेंगे तो चौड़ाई कितनी हो गई 2x। अब मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो x की वैल्यू के लिए आप यहां से भाई इस दूरी को क्या मानते हो कैपिटल D, तो tan थीटा ले लो, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी x अपॉन, लेकिन जब कोण छोटे होते तो tan थीटा इक्वल टू sin थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू ये है, sin थीटा की वैल्यू लैम्डा अपॉन a है, तो x अपॉन d इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन a, और हमें x चाहिए तो x की वैल्यू निकल के आ गई d लैम्डा अपॉन a। लेकिन कोण ये चौड़ाई, वैसी चौड़ाई कितनी है 2x, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू लगा दी तो 2d लैम्डा अपॉन a। ये चौड़ाई का फॉर्मूला निकल के आ गया केंद्रीय वाला। वहां पे d लैम्डा अपॉन d आता था और ये डबल आ रही है उसकी, क्योंकि वहां स्मॉल d की जगह पे हमारा स्मॉल a यूज हो रहा है, तो 2d लैम्डा अपॉन a ये हमारी हो गई केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई। केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई। तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हो 2d लैम्डा अपॉन a। एक और तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उसको भी क्लियर कर लीजिए, बस एक टॉपिक इसमें बच रहा है। मान लो अगर कभी किसी न्यूमेरिकल में ये कह दे कि ये जो लेंस है L2 वेरी क्लोज टू स्लिट, यानी ये जो लेंस है ये बिल्कुल यहां रखा हुआ है, इसका मतलब तो भाई फोकस पे ही तो फोकस होता जाके, इसका मतलब जब ये लेंस इस स्लिट के बहुत पास होगा तो d की वैल्यू तो इसकी फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी ना। अगर किसी न्यूमेरिकल में ऐसी लैंग्वेज आ जाती है कि आपका L2 जो है स्लिट के बहुत पास रखा है तो d बराबर हो जाएगा f, और उस केस में फिर ये फॉर्मूला बदल जाएगा 2d की जगह पे f लैम्डा अपॉन a। तो देखिए तीन फॉर्मूले याद रखने विवर्तन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सेकेंडरी मिनिमा की बात करें, जब भी सेकेंडरी अदीप्त फ्रिंज की बात करें तो उसके लिए आपको हमेशा a sin थीटा को l लैम्डा के बराबर लगाना है, और n की शुरुआत 1 से करनी है, न कि 0 से। दूसरा, अगर मैक्सिमा की बात करें, सेकेंडरी मैक्सिमा की बात, तो आपको a sin थीटा को 2l + 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर लगाना है। और केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई की बात करें तो एंगुलर विड्थ की बात कर रहा है तो 2 लैम्डा अपॉन a, और वैसे तो 2d लैम्डा अपॉन a, और अगर ये कह देता है कि ये लेंस इसके बहुत क्लोज है तो 2f लैम्डा अपॉन a। ये इस तरह से ये आपके पास फॉर्मूले हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। वैसे बच्चों के लिए टिपिकल टॉपिक लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले ये समझे कि क्या दिख रहा है और फिर ये समझे कि एक्सप्लेन कैसे करना है। अब मैं उसको एक बार समरी के रूप में बस आपको बता देता हूं, क्योंकि पूरा आपके थोड़ा सा माइंड में कहीं ना कहीं इमेज बनी है। समरी ये है कि जब आप विवर्तन प्रतिरूप को देखते हो तो सेंटर में केंद्रीय फ्रिंज बन रही है, वो दीप्त है और वो चौड़ी है और वहां तीव्रता सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे ऊपर जाते या नीचे जाते तो अदीप्त दीप्त दिखती है, लेकिन अदीप्त दीप्त का पैटर्न दिखता है, लेकिन अब जो दीप्त है उनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। हमें इस पूरे टॉपिक को 3 पॉइंटों पे एक्सप्लेन करना है। एक बार केंद्रीय को करेंगे। केंद्रीय के लिए हमने माना कि हमारा जो तरंगाग्र आया यहाँ पे, उस तरंगाग्र को 2 भागों में बांटे तो उसके हर पॉइंट से यहाँ पे लाइट पहुंच रही है, और वो भी 0 पार्ट डिफरेंस पे, इसका मतलब दीप्त बनेगी, और हर पार्ट से पहुंच रही है तो लाइट भी ज्यादा पहुंचेगी। जब आपको सेकेंडरी मिनिमा को एक्सप्लेन करना है तो सेकेंडरी मिनिमा को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या मानते, मानने वाली बात है, ये जो परपेंडिकुलर खींचा तो बीके को एक बार लैम्डा माना, जब लैम्डा माना तो 2 भागों में बांट दिया, 2 लैम्डा माना तो 4 भागों में, 3 लैम्डा माना तो 5 भागों में, वो 6 भागों में, और फिर चूंकि इवन नंबर में पार्ट है तो वही लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, अदीप्त बन जाएगी। सही है ना। और अगर तुम्हें दीप्त को प्रूव करना है तो 3 लैम्डा बाई 2 से शुरुआत करना और 3 भागों में बांटना, तो 2 भाग तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक बचेगा, उसकी वजह से लाइट पहुंचेगी। अब लेकिन पोर्शन 1 बचे 3 रह गया, इसलिए लाइट कम हो गई। अगली बार 5 भागों में बांटोगे तो लाइट और कम रह जाएगी। इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है।